हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है उसको समझेंगे हम। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों के विलयन में रखा जाता है तो तीन संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना क्या होती है कि क्रिया नहीं हो, कोई क्रिया नहीं हो। दूसरी संभावना होती है ऑक्सीकरण, क्रिया होती है, अर्थात धातु की छड़ का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए। और तीसरी संभावना होती है अपचयन क्रिया होती है। अपचयन क्रिया अर्थात धातु आयन जो विलयन में उपस्थित है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी धातु आयनों का विलयन है और उस विलयन में धातु की छड़ को रखा जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जिंक की छड़ को जिंक के आयनों के विलयन में रखा जाता है। जैसे ये है जिंक की छड़ और इसको रखा गया है जिंक सल्फेट के विलयन में। जिंक सल्फेट का विलयन का मतलब इसमें कौन से आयन है, Zn+2 आयन है, जिंक के आयन है। तो यहाँ पर तीन संभावना होती है कि ये जिंक के आयन इस धातु की छड़ से टकराएं और कोई क्रिया नहीं करें। दूसरी संभावना क्या होती है कि ये जिंक के आयन धातु की छड़ से टकराएं और धातु की छड़ में जो परमाणु उपस्थित हैं उनका क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए। और तीसरी संभावना क्या है कि ये जिंक के आयन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाएं। अगर कोई क्रिया नहीं होती है तो कोई इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा। अगर धातु की छड़ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ये जो जिंक के परमाणु हैं, जिंक की छड़ में उपस्थित जिंक के परमाणु हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत। जैसे यहाँ जिंक के आयन है तो जिंक के आयन Zn, जैसे यहाँ जिंक के परमाणु है, जिंक के परमाणु Zn, धातु की छड़ में जिंक के परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये जिंक के आयन तो कहां पर आ जाएंगे, इस विलयन में। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जमा हो जाएंगे, इस छड़ पर। क्लियर, ध्यान देंगे, जब जिंक की छड़ में उपस्थित परमाणु का ऑक्सीकरण होता है तो जिंक के जो आयन है Zn+2 आयन, ऑक्सीकरण होने से जो आयन बनते हैं वो तो कहां पर आ जाएंगे, विलयन में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जमा हो जाएंगे, छड़ पर। ठीक, तो छड़ पर तो उत्पन्न हो जाएगा कौन सा आवेश, ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और विलयन में Zn+2 आयन आ जाने से विलयन में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। यानी छड़ पर तो उत्पन्न हो जाएगा ऋणावेश और विलयन में उत्पन्न हो जाएगा ऋणावेश। कब, जब ऑक्सीकरण होता है। अगर तीसरी संभावना हो यानी अपचयन क्रिया हो, अपचयन की क्रिया होगी तो क्या होगा, जैसे ये जो जिंक के आयन है, विलयन में उपस्थित जिंक के आयन अगर धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं अर्थात अपचयन होता है, तो क्या होगा, जैसे ये Zn+2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाए, अपचयित हो जाए। ये Zn+2 आयन कहाँ उपस्थित हैं, इस विलयन में, इस विलयन में उपस्थित है Zn+2 आयन। ये आयन धातु से, धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे,
ग्रहण कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कहाँ जमा हो जाएंगे, छड़ पर। तो जब ये धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ पर यानी छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। और विलयन में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, कौन से आयन डाले हमने, जिंक सल्फेट। विलयन में क्या भरा हुआ है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का मतलब Zn+2 आयन भी है और SO4-2 आयन भी है। जब Zn+2 आयन अपचयित हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस छड़ के ऊपर, Zn+2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदलते जा रहे हैं, Zn में। तो विलयन में Zn+2 आयनों की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी, जिसके कारण विलयन में कौन से आयनों की सांद्रता अधिक हो जाएगी, SO4-2। ठीक, तो SO4-2 की सांद्रता बढ़ जाने से विलयन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। और छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, धनावेश। यानी विलयन में ऋणावेश और छड़ पर धनावेश, दो अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण होता है तब विलयन में तो आ जाएगा धनावेश और छड़ पर आ जाएगा ऋणावेश। यानी छड़ में और विलयन में अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। अपचयन होने पर छड़ पर धनावेश और विलयन में आ जाएगा ऋणावेश, यानी दो अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। अर्थात जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में रखा जाता है और ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया होती है तो धातु की छड़ पर और विलयन में अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण इनके पृथक्कारी पृष्ठ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। यानी इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बोले तो इलेक्ट्रोड में धातु की छड़ व विलयन में अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों के पृथक्कारी पृष्ठ पर विभवांतर उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर। तो ये होता है इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गया इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जब किसी चालक में दो अलग अलग, एक तरफ धनावेश उत्पन्न हो जाए एक तरफ ऋणावेश, तो विभवांतर उत्पन्न होता है और विभवांतर उत्पन्न होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर भी छड़ पर तो उत्पन्न हो जाता है ऋणावेश, विलयन में उत्पन्न हो जाता है धनावेश, या छड़ पर उत्पन्न हो जाता है धनावेश, विलयन में उत्पन्न हो जाता है ऋणावेश, जिसके कारण दोनों के पृथक्कारी सतह पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव और दूसरा होता है अपचयन विभव। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव E of X और अपचयन विभव ERED। OX का मतलब ऑक्सीडेशन और ERED का मतलब रिडक्शन। ऑक्सीडेशन विभव यानी ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या है, जब ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो ऑक्सीकरण के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। और जब अपचयन होता है और अपचयन के कारण अगर विभव उत्पन्न होता है तो उसको हम बोलेंगे कौन सा विभव, अपचयन विभव। ठीक, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों के संख्यात्मक मान समान होते हैं। ऑक्सीकरण विभव का जो मान है वही अपचयन विभव का भी होता है, लेकिन ये दोनों विपरीत होते हैं। अगर ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है तो अपचयन विभव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अगर ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक है तो अपचयन विभव क्या होगा, धनात्मक होगा। दोनों के संख्यात्मक मान समान होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के संख्यात्मक मान समान होते हैं, केवल चिन्ह का अंतर होता है, अर्थात ये दोनों विपरीत होते हैं। अब हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव
मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मानक के लिए हम क्या करते हैं, मानक ताप और दाब पर जो विभव होता है इलेक्ट्रोड का उसे हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाने के लिए ई पर क्या लगा देते हैं, नॉट, ई नॉट। क्लियर? ऑक्सीडेशन का है तो ई नॉट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का विभव है तो ई नॉट रिडक्शन। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए मानक ताप कितना, 298 केल्विन, और विलयन में आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता कितनी होगी, इकाई। ठीक, अगर 298 केल्विन ताप है और विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता या सभी स्पीशीज की सांद्रता इकाई है तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहेंगे हम, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये ध्यान रखेंगे, मानक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, ताप कितना रखेंगे, 298 केल्विन, 298 केल्विन ताप और विलयन में आयनों की सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव ही क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जिसे ई नॉट से व्यक्त किया जाता है, ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आईयूपीएसी के अनुसार, आईयूपीएसी के अनुसार जो अपचयन विभव होता है, जैसे अभी हमने देखा दो तरह के विभव है, अपचयन और ऑक्सीकरण, लेकिन आईयूपीएसी के अनुसार अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। यानी हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, अपचयन विभव की। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब कौन सा विभव होगा, अपचयन विभव। आईयूपीएसी के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन सा विभव होता है, अपचयन विभव होता है। जब भी मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात होगी अपचयन विभव की ही बात होगी। सेल का विद्युत वाहक बल उसके कैथोड व एनोड के विभवों के अंतर के बराबर होता है। अर्थात ई सेल यानी सेल का विभव बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव बराबर होता है ई सेल। अगर मानक विभव की बात करें तो सेल का मानक विद्युत वाहक बल, इसके लिए क्या कर देंगे, ऊपर नोट लगा देंगे, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, सेल का जब भी विभव ज्ञात करेंगे या सेल का जब भी विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे तो हम कैथोड और एनोड दोनों के ही अपचयन विभवों का उपयोग करेंगे। यानी कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। कैथोड का भी क्या लेंगे हम, अपचयन विभव, और एनोड का भी क्या लेंगे, अपचयन विभव। दोनों के ही अपचयन विभवों का उपयोग करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अपचयन विभव ही कौन सा विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो यहाँ पर हमें अपचयन विभवों का उपयोग करना होगा सेल का विभव या सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए। देखो, जब सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं यानी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे हम बोलते हैं सेल का विभवांतर। और जब सेल में यानी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो हम उसे बोलेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है तो होगा सेल विभवांतर, और जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसको हम बोलेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से माप सकते हैं, लेकिन जो विद्युत वाहक बल है उसको हम वोल्ट मीटर से नहीं माप सकते, उसको हम किससे मापेंगे, पोटेंशियोमीटर से मापेंगे, विभव मापी से माप सकते हैं। जैसे डेनियल सेल का विभव ज्ञात करते हैं तो डेनियल सेल में कैथोड तो किसका बना होता है, कॉपर का, और एनोड किसका होता है, जिंक का। ठीक है, तो कॉपर
उस सेल का विभव ज्ञात करेंगे हम, तो ई सेल बराबर होगा कैथोड का अपचयन विभव, यानी कैथोड Cu + 2Cu माइनस एनोड का अपचयन विभव यानी E Zn + 2Zn। ठीक है, समझ में आ गई बात। E नॉट Cu + 2Cu माइनस E नॉट Zn + 2Zn। यहाँ दोनों का ही अपचयन विभव काम में लेंगे, इसलिए अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे इसको। जैसे पहले आयन को लिखेंगे Cu + 2Cu, जब अपचयन होता है Cu + 2 किसमें बदलता है Cu, इस तरह Zn + 2 किसमें बदलेगा Zn। तो हम अपचयन विभव के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है दोनों। अब Cu + 2Cu का मान देखें हम, ई सेल बराबर Cu + 2Cu, डेनियल सेल के लिए Cu + 2Cu, E नॉट Cu + 2Cu जो है, यानी कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है 0.34 वोल्ट, माइनस जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, यानी जिंक का जो अपचयन विभव होता है वो होता है -0.76 वोल्ट। ठीक, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 बराबर 1.1 वोल्ट। ये होता है डेनियल सेल का मानक विभव या मानक विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट। क्लियर। तो इस तरह हम किसी भी सेल का विभव या विद्युत वाहक बल पता लगा सकते हैं।